हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। और लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं रिगार्डिंग बिजनेस पॉलिसीज। और हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपकमिंग विच इज़ रिगार्डिंग द प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। तो हमने एचआर की बात की, फाइनेंस की बात की, मार्केटिंग की बात की, और वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था, टेक्निकल पार्ट था। अब आगे प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग उन्होंने कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया है। एक एक करके मैं आपको ये स्ट्रैटेजीज की डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले बात हो रही है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की। ठीक है, अब प्रोडक्शन के टाइम पे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है, मैं अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ किसी भी, देखो मैं जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा वो कोई ना कोई कैटेगरी, कोई ना कोई इंडस्ट्री को तो बिलोंग करेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला होऊंगा जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, मेरे अलावा और भी लोग वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा होने ही वाला है, ऑब्वियस है। तो उनमें और मुझ में डिफरेंस क्या, देखो मैं एक सोच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहूँगा तो आई विल डेफिनेटली थिंक कि यार मेरे प्रोडक्ट में और दूसरे के प्रोडक्ट में अगर कोई कॉम्पिटिटिव डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है, और वो प्रोडक्ट बेचूंगा किस बात को लेके, हाईलाइट कैसे करूंगा। तो कहीं ना कहीं औरों से हमारा प्रोडक्ट कुछ डिफ़र करना चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक प्लस पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से हम उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें कि भाई बाकी लोगों का प्रोडक्ट ऑर्डिनरी है, हमारा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आ रहा है समझ में? इस पॉइंट पे यहाँ पे बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसमें कोई एग्जांपल अगर हम सोचें तो कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट में ऐसा हो सकता है। मोबाइल फ़ोन्स, कोई कार में हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हर कंपनी कोशिश करती है बाकियों से कुछ अलग करने की। अब इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम कोई गाड़ी का एग्जांपल है, थोड़ा अगर आप उसको रिलेट कर पाओ तो सबका अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैं कार्स में, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मेरे दिमाग में वैसे एग्जाम्पल्स भी आते हैं। मैं भी आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो कोई दो पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं जिनकी कार्स सिमिलर कैटेगरी की हैं। मतलब अब इसमें मारुति की स्विफ्ट हो सकती है और ह्युंडई की i20 हो सकती है। दो गाड़ियाँ आपस में कंपैरिजन में है। तो ह्युंडई जब है मारुति से compete कर रही है तो ऑब्वियसली सेल मारुति का ज़्यादा है। तो उसको बीट करने के लिए ह्युंडई को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा जो मारुति स्विफ्ट में नहीं है। मतलब एक बायर जब देखता है कि भाई 7 लाख टू 9-10 लाख के बीच में ये दो गाड़ियाँ हैं, अगर हम ह्युंडई में देखते हैं तो i20 आ रही है, और अगर हम मारुति में देखते हैं तो स्विफ्ट आ रही है। तो फिर दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, तो लोग स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करते हैं कि क्या फ़ीचर है ऐसे जो मारुति में एक्स्ट्रा है, या क्या फ़ीचर है ऐसे जो ह्युंडई में एक्स्ट्रा है, और उनमें से कौन से फ़ीचर्स मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो उस बेसिस पे हम बात करते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपनीज एक दूसरे को बीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देती है। अब जैसे सपोज स्विफ्ट में जो व्हील है, जो टायर्स हैं, वो नॉर्मल जो फाइबर की जो प्लेट्स आती है टायर के अंदर वो है। तो i20 वाला क्या करेगा, एलॉय व्हील दे देगा उसी प्राइस में। ठीक है, अच्छा उसमें मारुति स्विफ्ट के अंदर जो इंटीरियर है, उसमें जो सीट्स है, लेदर अपहोल्स्ट्री है या टेपेस्ट्री जो हम बोलते हैं वो है, फैब्रिक जो यूज़ किया हुआ है। तो ह्युंडई वाला सोचेगा कि चलो मैं टच स्क्रीन सिस्टम दे देता हूँ और सनरूफ दे देता हूँ जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी गाड़ी। जो आगे हेडलैम्प्स होते हैं, स्विफ्ट वाले ने सोचा कि भाई हमारे नॉर्मल हेडलैम्प रखते हैं, तो i20 वाले ने सोचा कि मैं HID जो वाइट कलर के लैम्प्स आते हैं वो देता हूँ जिससे कार और अट्रैक्टिव लगेगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बीट करने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाते रहते हैं, ये होता है। दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, कि जो कोई प्रोवाइड नहीं करता वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप मतलब हमारी सस्ती कॉस्टिंग ही हमारी यूएसपी है, हमारा प्लस पॉइंट है कि हम क्वालिटी तो दे ही रहे हैं जो बाकी लोग दे रहे हैं, बट जो कॉस्टिंग हमारी आ रही है वो कॉस्टिंग में बाकी लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। तो उस वजह से हम प्राइस को अगर लोअर डाउन करते हैं तो हम फिर भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन वही प्राइस पे अगर कोई और बेचने गया तो वो बिक जाएगा, उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, लॉसेस में चला जाएगा। तो दैट इज़ द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। जैसे चाइनीज़ कंपनीज हैं, बल्क प्रोडक्शन, चीप कॉस्ट, क्वालिटी अच्छी भी दे रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स आप देख लो, अच्छी क्वालिटी के फ़ोन्स हैं, लेकिन प्राइस कितना कम है क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बहुत कम है। तो कॉस्ट लीडरशिप, सबसे कम कॉस्ट होना, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप जब अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो
तो आप मार्केट को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे मारुति की हम बात कर रहे थे, तो मारुति एक गाड़ी नहीं बनाती है स्विफ्ट, मारुति 10 गाड़ियाँ बनाती है। आप मारुति आल्टो से स्टार्ट करोगे तो आल्टो है, सेलेरियो है, ठीक है, मैं सब गाड़ियाँ बता रहा हूँ आपको। मारुति स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर है, बलेनो है, आर्टिगा है, इको आती है जो वैन टाइप का मॉडल है उसका, ठीक है, और XL6 करके मारुति की गाड़ी है, सियाज है, ये इतने सारे मॉडल्स हैं। तो ये ब्रेजा है। हर रेंज में, हर सेगमेंट में उनके पास गाड़ी है। अगर कोई बोले कि मुझे एकदम लोअर स्टार्टिंग मॉडल चाहिए, बेस मॉडल, कि भाई सस्ती गाड़ी, बहुत महंगी नहीं, तो भाई अल्टो ले लो। थोड़ा बजट है अगर तो सिलेरियो ले लो। थोड़ा और बजट है आपका तो आप स्विफ्ट पे आ जाओ। और थोड़ा बजट है तो बलेनो और डिज़ायर है हमारे पास। आपको सिडान गाड़ी चाहिए, हैचबैक गाड़ी चाहिए, आप चूज़ कर सकते हो। आपको थोड़ा लग्जरी सिडान चाहिए तो गो फॉर सियाज। अगर आपको SUV MUV टाइप की गाड़ी चाहिए तो हमारे पास ब्रेजा है। फैमिली कार चाहिए तो अर्टिगा है। 6 सीटर गाड़ी चाहिए तो XL6 है। आप बोलो कौन सी गाड़ी चाहिए, हमारे पास हर सेगमेंट में गाड़ी अवेलेबल है। वैसा बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास से लेके लग्जरी क्लास तक, जैसे जिसका बजट वैसा हमारे पास प्रोडक्ट। तो ऐसी स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। आगे बढ़े। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी अंडर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज। प्राइस और कॉस्ट हमने देखा, या तो प्राइस के बेसिस पे बीट करना या कॉस्ट के बेसिस पे बीट करना कॉम्पिटिटर्स को। क्वालिटी स्ट्रैटेजी में क्वालिटी के बेसिस पे बीट करना, दैट इज द क्राइटेरिया। डिलीवरी स्ट्रैटेजी, अमेजॉन 24 आवर डिलीवरी, याद आया कुछ, ठीक है। तो बाकी ऑनलाइन वेबसाइट्स 5 से 7 दिन बोलती हैं, हम 24 आवर्स में आपको गुड्स घर पे डिलीवर करने की गारंटी देते हैं। Be our prime user, you become our prime user, pay the required amount for the year, 999 only. In that you get Amazon Prime plus you get the Prime delivery facility. तो वो चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। प्रोडक्ट मिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी, इसका मतलब कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे ITC का एग्जांपल ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल ले लो, ये लोग इतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो एक प्रोडक्ट मिक्स होता है। टूथपेस्ट ज़्यादा बनानी है या टूथब्रश ज़्यादा बनाने हैं, जैसी जैसी डिमांड वैसा वैसा सप्लाई, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे कि अगर हमें नेसेसिटी लगी तो हम मिक्स को चेंज कर देंगे। जैसे जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है उसको बढ़ा देंगे प्रोडक्शन में, और जिसकी डिमांड उतनी नहीं है उसको कम कर देंगे, उस तरीके से। सर्विस स्ट्रैटेजी, हमारी सर्विस सबसे अच्छी है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। जैसे मारुति वाले ऐड करते थे, वो पता है ऐसी टीवी पे ऐड आती थी कि एक बंदा हाईवे पे जा रहा है, आजू बाजू कुछ नहीं है, पूरा खाली है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसको सामने ही मारुति का सर्विस स्टेशन दिख जाता है। तो बोले आप पूरे इंडिया में किसी भी हाईवे पे जाओ, मारुति का सर्विस स्टेशन आपको दिखेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ सर्विस। वो उनकी सर्विस स्ट्रैटेजी थी कि चलो प्रोडक्ट तो क्वालिटी एवरेज थी, उनको भी पता है, बट सर्विस इतनी अच्छी है कि पूरे इंडिया में मारुति की गाड़ी हाईवे पे लेके जाना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आसान है। और लोग इस चीज़ को प्रेफर करते थे कि यार टेंशन नहीं है, हमारा तो हाईवे ड्राइविंग बहुत रहता है, कहीं गाड़ी ख़राब हो गई तो ये बाकी कंपनियों के पार्ट्स नहीं मिलते, सर्विस सेंटर नहीं मिलता, इससे तो मारुति अच्छी, यू नो दैट काइंड ऑफ अप्रोच। अभी आजकल तो मारुति के अलावा और भी कंपनीज में कॉम्पीट कर रही है। मैंने टोयोटा की ऐड देखी थी, तो बोले टोयोटा गाड़ी आप लोगे तो इसमें ये है, इसमें वो है। तो बायर बोलता है ये तो हर गाड़ी में होता है, नया क्या है। तो वो सर्विस वाला पर्सन बोलता है कि आप चाहो तो सर्विसिंग करानी हो अगर आपकी गाड़ी, तो 60 मिनट्स में हम सर्विस करके देंगे। तो बोले ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं और कोई कंपनी नहीं देती है, आप आओ 60 मिनट्स बैठो, अपनी गाड़ी सर्विस करा के लेके जाओ। तो आपको गाड़ी छोड़ने जाना, फिर वापस गाड़ी पिकअप करने जाना, किसी को साथ लेके जाना, कैब करके जाना, 2 दिन टाइम वेस्ट करना, गाड़ी ना होना तो फिर काम पे कैसे जाना, वो सब प्रॉब्लम से छुटकारा 60 मिनट्स में कार सर्विस। और ये बाकी कंपनीज ने भी स्टार्ट किया। मैंने फोर्ड की गाड़ी परचेज़ की, तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैं बाई कर रहा था तो मैंने उसको पूछा कि भाई सर्विसिंग का कैसे रहता है, मतलब बाकी कंपनीज में मैंने सुना है कि ऐसी फैसिलिटी वो दे रहे हैं, टोयोटा की तो ऐड आती है टीवी पे। बोले सर उसमें कोई नई बात नहीं है, हमने भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, आप गाड़ी खरीदो, आपकी जब भी सर्विस ड्यू है आपको कॉल तो आ ही जाएगा, आप अपॉइंटमेंट दे दो और डिस्कस कर लो कि कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हो। आप बोलोगे कि भाई मंडे मॉर्निंग 11 बजे मैं आ सकता हूँ, तो और अगर उस स्लॉट में हमारे मैकेनिक्स अवेलेबल है तो आपको मंडे मॉर्निंग 11 बजे का टाइम दे देंगे, आप 10:45 आ जाओ, 11 बजे गाड़ी सबमिट कर दो, बैठो आप लाउंज में, हमारे कॉफ़ी वॉफ़ी पियो और
आराम से टीवी देखो, बैठो, अपना कुछ काम कर लो, 1 आवर के अंदर गाड़ी तो हम भी आपको सर्विस करके दे देंगे। और एक्चुअली दे डिड, मैं गया तो मुझे उन्होंने गाड़ी 45 to 50 मिनट्स में सर्विस करके एंड ऑल कंप्लीट करके दी, और मुझे गाड़ी रखनी नहीं पड़ी। तो ऐसी सर्विस वो लोग देते हैं। तो बोले सर आप जो टाइम बोला उस पर आ जाओगे तो हमारा मैकेनिक आपका वेट ही कर रहा है, तो जैसे आप आओगे गाड़ी सर्विस करेगा और वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वो लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आजकल इसका तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली है कि बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को भी अपना एक बोलते हैं ना बेंचमार्क या बेस बना लेती है। जैसे अभी हम देखते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे, खास करके गणेश चतुर्थी के टाइम पे आप देखते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ज़्यादा वो रहती है कि जो मूर्तियाँ होंगी उसमें हम पीओपी यूज़ नहीं करेंगे, हार्मफुल केमिकल वाले कलर्स यूज़ नहीं करेंगे एंड ऑल। तो वो सारी फैसिलिटीज़ या वो जो चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रेफर करते हैं वो पहले उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे। और अगर कोई अदर कंपनी है जो इको फ्रेंडली वाला कुछ नहीं प्रोवाइड करती है तो अपने सोचते भी हैं कितनी बार कि यार ये कंपनी को हम 200 रुपये दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के, और दूसरी इको फ्रेंडली वाली कंपनी 220 रुपये मांग रही है। थोड़ा यार ह्यूमैनिटी और एक वो बोलते हैं ना इंसानियत हमें भी होनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। मुझे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा देने में ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं दूंगा। ऐसे बहुत लोग इमोशनली वो चीज़ से अटैच हो जाते हैं, कंपनी का भी फ़ायदा होता है। दैट इज़ कॉल्ड इको फ्रेंडली। नोटबुक में लिखा होता है ये पेपर इको फ्रेंडली है, ट्रीज़ काट के नहीं बना है, पैसे एक्स्ट्रा लेंगे तो लोग देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका ही एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको बता दिया ये सब, तो आई डोंट थिंक वापस रिपीट करने की ज़रूरत है, आप पूरा पढ़ सकते हो, सेम है, सारा कवरेज हो चुका है। डिलीवरी स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन मिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ तो मैंने तो आपको एक एक करके बता ही दिया विथ एग्जांपल्स। बहुत सारी कंपनीज है, टीवी है, एसी है, हार्मफुल गैसेस एमिट नहीं करता एसी, जिससे कार्बन जो है डाइऑक्साइड ज़्यादा क्रिएट हो और वैसे सब इश्यूज़ आए, तो वो सब ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत सारी अलग अलग कंपनीज लाती है पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, ओके देखें। अच्छा, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी का मतलब मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर जैसे चेंज होगा इमिडिएटली हम भी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और तुरंत से जो कस्टमर को चाहिए वो उसको ला के देंगे। तो ऐसी स्ट्रैटेजी होना भी बहुत ज़रूरी है। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी ये भी हो सकता है, जितना सस्ते में बनाओगे उतना अच्छे से आप उसका फ़ायदा ले पाओगे, प्लस पॉइंट है और क्या। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। देखो लॉजिस्टिक्स का मतलब वैसे तो बेसिक वे में लॉजिस्टिक मीन्स टू ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। तो इसके रिगार्डिंग ये एक सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का हिस्सा है। रॉ मटेरियल को ख़रीद के मंगवाना, स्टोर करना वेयर हाउस से, फिर प्रोडक्शन हाउस पे लेके जाना, वहाँ से असेंबलिंग लाइन में उसको जोड़ना, प्रोडक्ट को असेंबल करके रेडी करना, फिर इन्वेंट्री के नाम पे उसको स्टोर करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना आगे। तो एक सप्लाई चेन होता है कि तेरे हाथ से रॉ मटेरियल आया, मेरे हाथ से फिनिश प्रोडक्ट गया, उस तरीके से। तो उसको मैनेज करना इट इज़ कॉल्ड लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे इसी की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन में यही सब चीज़ें समझाई हैं जो मैंने आपको बोला। तो लॉजिस्टिक चेन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक कंपनी के, एक बिज़नेस के सक्सेस में। जैसे आप अमेज़ॉन का एग्जांपल देखते हो, 24 आवर डिलीवरी, ये उसके लॉजिस्टिक का सक्सेस है कि वो पूरे इंडिया में आपको गारंटी दे रहा है कि आप ऑर्डर करो, मैं 24 घंटे में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने की गारंटी देता हूँ, और उतना मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ। तो ये मजाक नहीं कर रहा है, वो सीरियसली प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो इसलिए प्रोवाइड कर पा रहा है क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो नेटवर्क है, वो उतना स्ट्रॉन्ग है, वेयर हाउसिंग एंड ऑल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी है कि पूरे इंडिया में वो 24 घंटे में गुड्स पहुँचाने की गारंटी देते हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल्स देखें। स्ट्रेटेजिक लेवल तो मैंने आपको बता दिया, कस्टमर सर्विस के बारे में सोचना एंड ऑल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल में मतलब आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को आपको उस तरीके से प्लान आउट करना पड़ेगा कि जो आप कमिट कर रहे हो वो आप फुलफिल कर सको। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कौन किससे गुड्स कहाँ से उठाएगा, पता है ऑनलाइन अपने ऑर्डर करते हैं तो ट्रैक ऑर्डर की फैसिलिटी आती है, ट्रैकिंग करो, और ट्रैकिंग में पता चलता है कि हरियाणा के वेयर हाउस से गुड्स निकल गया है, इसने पिकअप कर लिया है, अभी दिल्ली पहुंचा है, दिल्ली से फ्लाइट में सपोज मुंबई आ रहा है, मुंबई से फिर आपको यहाँ डिलीवर होगा, जब डिलीवरी बॉय इज़ आउट फॉर डिलीवरी, वो सब ट्रैक होता है ना। तो दैट इज़ द चैनल कि कहाँ से गुड्स आएगा और कहाँ जाएगा, तो वो प्रॉपर होना चाहिए।
नेटवर्क को आपको उस तरीके से डिज़ाइन करना है। वेयर हाउस, कौन से वेयर हाउस, अब जैसे अमेज़ोन का वेयर हाउस है तो पूरे इंडिया में एक वेयर हाउस नहीं होगा, हरियाणा में भी है, बेंगलुरु में भी है, मुंबई थाने में भी है, तो कोलकाता में भी होगा। जोन्स रखे होंगे ना कि भाई एक सेंटर में मुंबई के थाने में अगर वेयर हाउस है तो थाने से अगले 200 250 300 किलोमीटर की रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सेम डे पहुंचाया जा सकता है, तो वहाँ पे स्टोर करो। कर्नाटक में बेंगलुरु में रखा है तो साउथ वहाँ से कवर करो, हरियाणा गुरुग्राम में रखा है तो वहाँ से आप कवर करो नॉर्थ इंडिया, कोलकाता में रखा है तो ईस्टर्न पार्ट कवर करो। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी नेटवर्क की स्ट्रैटेजी बनाई होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखें फिर नेक्स्ट पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन तो फिर जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको अप्लाई करना, काफ़ी इजी है ये। देखो एलिमेंट्स में वापस से रिपीटेशन हो रहा है बट ठीक है तो मैं बता देता हूँ। कस्टमर सर्विस पॉलिसी, बेस्ट पार्ट तो वही है ना कि ऑर्डर फुलफिल करना है, डेटा कलेक्ट करना है, मार्केट को सेगमेंट करना है, जैसा प्रोडक्ट जैसे कस्टमर वैसी डिलीवरी, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रख के चलना है। इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी, मैंने आपको बताया इन्वेंट्री लोकेशन कहाँ पे गुड स्टोर करेंगे, कोलकाता में स्टोर करेंगे, बेंगलुरु में करेंगे, थाने में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, गुरुग्राम में करेंगे, वैसे इन्वेंट्री की पॉलिसी मतलब कहाँ से ऑर्डर आएगा तो कौन से गोडाउन से कैसे गुड्स भेजना है, कैसे प्रोसेस होगा, वो ऑटोमेटेड होना चाहिए वो सब चीज़ें। कॉस्ट प्लान, कॉस्ट प्लान में वही है ना कि लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई करना है, बट सप्लाई सस्ता भी तो पड़ना चाहिए ना। फिर ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मतलब आपको इतना कॉस्ट लग रहा है कि जितना शिपिंग आप चार्ज कर रहे हो उससे ज़्यादा तो आपका कॉस्ट लग रहा है, तो कमाओगे क्या। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। आईटी एंड कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर दैट विल बी इंटरनली डेवलप्ड by planning and scheduling applications from a single supplier or obtain the best of breed applications। मतलब आपका जो हमने बोल सकते हैं कि आईटी वाला जो पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का सारा काम ऑनलाइन चलता है। बार कोड स्कैनिंग, ऑटोमेटेड डेटा एंट्री, क्यूआर कोड स्कैनिंग एंड ऑल दैट, तो सिस्टम कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल, फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर ट्रैक करते हो कि मैंने जो ऑर्डर दिया वो कहाँ पहुँचा, तो वो ऑटोमेटेड है ना, वो दिखाता है। और पता है क्या होगा, मेन वेयर हाउस से जब गुड्स निकलता है तो उसका जो गेट पास बनता है, सिस्टम में एंट्री होती है ना, वो आपको दिखने लग जाती है। आपके मोबाइल में जो ट्रैकिंग ऑर्डर का है सिस्टम, उसके साथ वो पार्ट कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। फिर जब गुड्स एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं कि चलो भाई यहाँ से निकले और यहाँ पहुँचे, वेयर हाउस में पहुँचे दूसरे, या लॉजिस्टिक्स में है अभी और एयरपोर्ट पहुंच गए या रेलवे स्टेशन पहुंच गए, तो वहाँ पे जब उसका ट्रैकिंग होगा तो आपके सिस्टम में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आईटी सिस्टम जो है जितना स्ट्रांग होगा लॉजिस्टिक्स के लिए उतना अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब वही, कहाँ से सामान आएगा, कहाँ से जाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अपडेट करेगा, कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो जिम्मेदारियाँ हैं वो फिक्स हों तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में उन्होंने बोला है लॉजिस्टिक्स टारगेट एंड मेट्रिक्स, मेजर्स ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द टारगेट्स अचीवमेंट। वो भी होगा ना कि ध्यान भी देना पड़ेगा ना कि जो स्ट्रैटेजी बनाने की बातें कर रहे हो कितना आपने सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इवन दैट एनालिसिस इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको सुधारना कैसे है, नेक्स्ट उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो इसके साथ साथ हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा आपके सामने है। बाकी जो एमसीक्यू वाला पार्ट है आपको सॉल्व करके रखना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर जो डाउट सॉल्विंग रहेगा उसमें हम देख लेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको कवर अप करेंगे। एंड नेक्स्ट अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।